जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? पीटीआई के 3 लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू तैयार है। ये 3 लीडर्स कौन से हैं और क्या इनके इंकशाफात के बाद इमरान खान साहब का नैरेटिव मजीद कमज़ोर होगा या मजबूत होगा, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और फराह गोगी के असासों के बारे में एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट पे बहुत ज़्यादा लहदे हो रही है। क्या ये रिपोर्ट दुरुस्त है या गलत है, और इस रिपोर्ट के आने वाले दिनों में नताइज क्या निकल सकते हैं, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले फराह गोगी के असासों की तरफ आते हैं। कल एक रिपोर्ट चली और ये रिपोर्ट तमाम टेलीविजन चैनल्स ने इसको प्ले किया, इसको दिखाया, और दिखाने के बाद इसके ऊपर बीपर्स हुए। फिर अता तारर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इसको ऑन कर लिया। फिर साथ ही राना सनाउल्लाह साहब ने भी इसी चीज़ के ऊपर बात की। फिर अलीम खान साहब कल टेक्सला के अंदर जलसा कर रहे थे, वहाँ पे सरवर खान साहब ने IPPs ज्वाइन कर ली है, और उनकी जो IPPs की ज्वाइनिंग की तकरीब थी उसके बाद अलीम खान साहब ने वहाँ तकरीर करते हुए इस रिपोर्ट को ऑन किया और उन्होंने फराह गोगी के बारे में बहुत सारे इंकशाफात किए। बल्कि उन्होंने जनरल फैज़ हमीद साहब का जिक्र भी किया कि मुझे जनरल फैज़ हमीद साहब ने गिरफ्तार किया था। जनरल फैज़ हमीद साहब आर्मी चीफ बनना चाहते थे। जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ भी उन्होंने कार्रवाई की। फिर उन्होंने फराह नाज गोगी और इन सब लोगों को उन्होंने खुल दे रखी थी, और उसकी वजह यह थी कि वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे वगैरह वगैरह। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर जो एक नुक्स है, वो नुक्स ये है कि किसी शख्स ने अब तक इस रिपोर्ट को ऑन नहीं किया। अमूमन जो इस किस्म की रिपोर्ट्स आती हैं, मीडिया के अंदर आती है, प्रिंट मीडिया में आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आती है, या डिजिटल मीडिया के ऊपर आती है जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं, उसमें जो भी रिपोर्ट आती है वो किसी न किसी के रेफरेंस से होती है। या फिर FIA के रेफरेंस से होगी, या फिर वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी, या फिर वो पुलिस की रिपोर्ट होगी, फिर या किसी रिपोर्टर की रिपोर्ट होगी। लेकिन ये वाही रिपोर्ट है जो इस वक्त सर्कुलेट भी कर रही है, सारे मीडिया के ऊपर चल भी रही है, इसके ऊपर शोज भी हुए, लेकिन किसी ने अभी तक इसको ऑन नहीं किया। अब सवाल यह है कि इसको ऑन क्यों नहीं किया जा रहा। मेरा ख्याल यह है कि शायद कोई मीडिया पर्सन इस रिपोर्ट को ऑन करने के लिए तैयार नहीं था, या वो अपनी जान पेश करने के लिए तैयार नहीं था कि आप मुझे रिपोर्ट दे दें, मैं इसको ऑन कर लेता हूं। तो एक तो चीज़ यह है कि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो बड़ी तहलका खेज है, लेकिन इस रिपोर्ट का रेफरेंस कोई नहीं है कि ये किसने रिपोर्ट तैयार की, क्यों तैयार की, और आने वाले दिनों में इसका क्या नतीजा निकलेगा। अब ये ऑन क्यों नहीं की जा रही, और इस रिपोर्ट के जरिए साबित क्या किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और वो सवाल हम आगे चल के इसका जवाब भी आपको इसी व्लॉग में देंगे। बहरहाल सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो आपके सामने पेश करता हूं। गो आप अब तक सुन तो चुके होंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके सामने पेश करता हूं कि फराह गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4 अरब 52 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। और इसमें आगे है कि फराह गोगी 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासों को उन्होंने खुद तस्लीम किया था। जब उन्होंने डिक्लेयर किया तो उन्होंने कहा मेरे पास 95 करोड़ रुपए के असासे हैं। जबकि फराह गोगी के गैर ज़ाहिरी मगर मलकीती असासे जो हैं वो 3 अरब 82 करोड़ और 50 लाख रुपए हैं। गोया कि वो अगर उनमें 95 करोड़ रुपए डाल दिए जाएं तो फिर ये उतनी रकम बन जाती है जो पहले क्लेम की गई है। लिखा गया है कि फराह गोगी के सिर्फ 3 सालों में ज़ाहिरी असासों में 420% और गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। और यह कहा जा रहा है कि गैर ज़ाहिरी जो असासे हैं जो उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किए, उनके अंदर 15,300 गुना इजाफा हुआ। फीसद मैं कह रहा हूं, और ये जो फीसद है बहुत ज़्यादा बनता है। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये जो गैर ज़ाहिरी असासे हैं उनकी तफसील क्यों नहीं जारी हो रही, उसकी एक वजह है। ये असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं, जबकि एहसन जमील गुजर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा है। इसके अलावा ये सिर्फ फराह गोगी के असासे। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फराह गोगी कई कंपनियों में हिस्सेदार हैं। इसके अलावा उसमें उन्होंने कंपनीज के नाम भी दिए। उसमें गौसिया बिल्डर्स है। ये गौसिया बिल्डर्स वही है जो एहसन जमील गुजर साहब की थी। इसके अंदर फराह गोगी जो हैं वो भी उसके अंदर हिस्सेदार हैं। अल बरका हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उसके अंदर फराह गोगी हिस्सेदार, और ये भी एहसन जमील गुजर साहब की थी। और इसके अलावा अल बरका फूड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से भी एक कंपनी है। अल मौज डेयरी एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है। ध्यान प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक कंपनी है। फिर डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी है। सेनेटोरिया अस्पताल मैनेजमेंट कमेटी है, कंपनी है, ये भी एक कंपनी है।
फिर इसके साथ साथ लिखा गया कि 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून से, ये मेरा ख्याल है मलिक रियाज साहब का जिक्र कर रहे हैं, कि प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदे के तहत बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड्स पीटीआई हुकूमत को मिले। और फराह गोगी ने 19 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी टाइकून से 240 कनाल ज़मीन अपने नाम करवाई। ये दुरुस्त है कि ज़मीन तो नाम करवाई गई थी और प्रेशर में करवाई गई थी, ये बात 100% दुरुस्त है। ये 240 कनाल की कीमती ज़मीन फ्रंट पर्सन फराह गोगी को रिश्वत के तौर पर मुंतकिल की गई। इस रिश्वत के एवज पीटीआई हुकूमत ने 460 मिलियन रुपए हरजाना केस की पैरवी से इज्तनाब किया। ये 460 बिलियन रुपए है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन किया था मलिक रियाज साहब के खिलाफ। 3 दिसंबर 2019 को प्रॉपर्टी टाइकून से आउट ऑफ कोर्ट मुआहदा किया गया। फराह गोगी ने 2018 में ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर हिस्सा लिया। लेकिन अब सवाल यह है कि इसमें सिर्फ फराह गोगी ने फ़ायदा नहीं उठाया था, पूरे पाकिस्तान के अंदर जिन जिन लोगों के पास ब्लैक मनी थी उन सब ने 2018 की जो एमनेस्टी स्कीम है उसका फ़ायदा लिया था। उसमें बल्कि इमरान खान साहब की अपनी हमशीरा भी शामिल हैं। और याद होगा कि उस वक्त बहुत शोर हुआ था और ये उनकी हमशीरा ने कहा था कि मैंने सिलाई मशीनें जो हैं उसके ऊपर काम करवा के ये पैसे कमाए थे, आपको याद होगा। तो इसमें सिर्फ फराह गोगी अकेली मुलव्वस नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाया। फिर बता रही हैं कि एनसीए से 190 मिलियन पाउंड्स पीटीआई हुकूमत को मिले और फराह गोगी ने 2018 में ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया। दोबारा ट्रांसफर पोस्टिंग और अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की मद में बतौर रिश्वत ली गई रकम रेगुलराइज की उन्होंने। फिर फराह गोगी ने 479 मिलियन रुपए से जायद कालाधन रेगुलाइज किया। ये तकरीबन 4.5 अरब रुपए बनते हैं। फिर भावलपुर और गुजरांवाला में फराह गोगी की जरी ज़मीन मलकीती मगर गैर ज़ाहिर शुदा है। फिर फराह गोगी के इस्लामाबाद और लाहौर में रहायशी और कमर्शियल जायदादें हैं, मलकीती और गैर मलकीती और ज़ाहिर शुदा और गैर ज़ाहिर शुदा हैं। फिर चक्री में 200 कनाल जरी ज़मीन उनकी मलकियत है और ये मेरा ख्याल है शायद जो रिंग रोड बन रही है उसके करीब है। फिर चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन फराह गोगी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घनौने जराइम की भी मुर्तकब हुई। फराह गोगी और उनके शोहर बतौर जाली डॉक्टर गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड में बतौर डायरेक्टर काम करते रहे। फिर गोल्ड स्टार यूरो प्राइवेट लिमिटेड एक शेल कंपनी के तौर पर मंजर आम पाई, जबकि 11 फरवरी 2022 को मानिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का क्याम अमल में लाया गया। ये मानिका फैमिली जो है ना, उनकी जो खातून अव्वल थी, उनकी जो एक्स फैमिली है, उनने फराह गोगी के पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स में पैसे डिपॉजिट किए गए। एक बैंक अकाउंट में तकरीबन 426 मिलियन रुपए डिपॉजिट हुए, जबकि फराह गोगी, एहसन जमील गुजर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए। 102 बैंक अकाउंट सामने आए। इन अकाउंट्स की कुल मालियत जो है वो 14.5 अरब रुपए बनती है, जबकि ये पैसा चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन के तौर पर लिया गया। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर इंकशाफ किया गया और कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र भी किया गया है जो बहरिया टाउन के अंदर है, इस्लामाबाद के अंदर है और DHA के अंदर है, मुख्तलिफ जगहों पर कुछ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र भी है। अब यहाँ पर 2 सवाल पैदा होते हैं। एक तो ये सवाल है कि ये जो रिपोर्ट है इसको ओन कोई क्यों नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो असासे ज़ाहिर किए गए हैं उसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम भी हैं कि जिनके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि आने वाले दिनों में वो प्रॉपर वादा माफ गवाह बन जाएंगे और उन वादा माफ गवाहों को ज़ाहिर बचाना भी ज़रूरी है। तो जब ये सारी रिपोर्ट सामने आएगी और इसको कुछ लोग ओन करेंगे और ये कहेंगे कि ये 14.5 अरब रुपए के जो अकाउंट्स हैं उसमें हमारा क्या क्या शेयर था और हमने क्यों पैसे दिए थे, हमने क्यों पैसे वसूल किए थे, तो फिर उनको वादा माफ गवाह बनना पड़ेगा या बनाया जाएगा। तो इसलिए भी उनके नाम जाहिर नहीं किया जा रहे। दूसरा, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको ज़ाहिरी तौर पे साबित नहीं किया जा सकता, तो उसलिए भी कोई शख्स इसको ओन नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। ये सवाल मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कल उठाया और मैं ये समझता हूँ कि बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। मुस्तफ़ा कमाल साहब का ये कहना था कि जब ये सब कुछ हो रहा होता था तो उस वक्त हमेशा खामोशी तारी रहती है और बाकायदा लोगों को मौका दिया जाता है कि वो पाकिस्तान को लूट लें, और जब इक़्तिदार से निकल जाते हैं वो लोग और हवाएं तब्दील हो जाती हैं तो फिर उसके बाद फौरी तौर पे इस किस्म के इंकशाफात सामने आ जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान के साथ वाकई लायल हैं तो फिर हमें इन सारी चीज़ों को रोकना चाहिए और पहले भी रोकना चाहिए था। फिर अब जो देर से और ताख़ीर से जो मौका हमें याद आया है उसे सिर्फ अपने मुंह पे मारने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अगर हम वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो फिर हमें इन चीज़ों को उसी वक्त रोकना पड़ेगा जब ये चीज़ें वकूफ़ पज़ीर हो रही हों। ऐसा नहीं है कि बाद में हम ये ऐलान कर दें कि देखें जी ये सब कुछ हुआ और उसके बाद भी हम रस्सी को दराज कर दें। यहाँ एक और इंफॉर्मेशन ये है कि एहसन जमील गुजर साहब और जो फराह गोगी हैं उनको बाकायदा इंसेंटिव दिया जा रहा है कि वो वादा माफ गवाह बन जाए। अगर वो वादा माफ गवाह बन जाए तो उनकी जान बच सकती है और उनके बच्चे भी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हैं और वो बच्चे भी उनको मिल सकते हैं और इसमें वो कुछ न कुछ नरमी दिखा रहे हैं। याद रखिएगा कि अब दूसरी तरफ से नरमी हो रही है और किसी वक्त भी ये वादा माफ गवाह बन जाएंगे और अगर ये बन गए
तो फिर बुशरा बीबी का और इमरान खान साहब का बचना इतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए इस किस्म की रिपोर्ट दी गई है कि जो थोड़ी सी लूज़ भी हो और जिससे थोड़ा सा सिर्फ डराया जा सके और कुछ इंसेंटिव दिया जा सके। तो कुछ इंसेंटिव दिया जा रहा है, कुछ इनको डराया जा रहा है, और दूसरी तरफ से कोई रजामंदी जाहिर हो रही है कि वो स्टेट के साथ मदद करने के लिए तैयार हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी वक्त भी या अमेरिका के अंदर या दुबई के अंदर हो जाएगी, जिसके बाद ये मामलात तब्दील हो जाएंगे। लेकिन ख़बर यही है कि फ़राह गोगी और उनके साथ साथ एहसन जमील गुजर साहब अब इमरान खान साहब से फासले पे जाने के लिए तैयार हैं। और उसकी मेन वजह वही 9 और 10 मई, वो ये कहेंगे कि 9 और 10 मई को जो PTI ने किया उसकी वजह से हम समझते हैं कि हमें इमरान खान को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अब हम उन 3 लोगों की तरफ आते हैं जिनके इंटरव्यूज़ या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तैयार हैं। 2 बड़े मेन लोग हैं जो इमरान खान साहब के साथ थे। अमर डोगर साहब, आपको याद होगा, चीफ वेब भी थे पार्टी के, बड़े दबंग किस्म के वो सियासतदान हैं और थारो सियासतदान हैं, और बल्कि पूरा ख़ानदान उनका सियासत के अंदर है। वो बड़े शरीफ आदमी, मैं उनको ये कहता हूँ। वो ज़ाहिर 9 और 10 मई के बाद ज़ेर ज़मीन चले गए थे। फिर अली नवाज़ अवान साहब जो बड़ी वोकल हैं और बड़ी आवाज़ थी, बड़ा थ्रू थी उनके अंदर, वो PTI के डाई हार्ट वर्कर थे, वो मिनिस्टर भी रहे हैं, वो भी ज़ेर ज़मीन चले गए थे। अब बटल एक जगह है मानसरा के अंदर, वहाँ से वो रिकवर हो गए हैं, और जिस साहब के घर में थे वो भी PTI के वर्कर थे। अब उनको बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। PTI का अपना क्लेम ये है कि ये पहले से गिरफ्तार शुदा थे और अब इनको तैयार किया गया और उसके बाद अब इनकी गिरफ्तारी डाली गई है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह फ़रह हबीब साहब की गिरफ्तारी डाली गई थी या उस्मान डार साहब की गिरफ्तारी डाली गई थी, ये उससे पहले से ही गिरफ्तार हैं, लेकिन अब ये तैयार हो चुके हैं हमारे खिलाफ। लेकिन बहरहाल ये PTI का क्लेम है, और जो कल खबर जो निकली या जो नशर की गई वो ये थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिस शख्स के घर में थे उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगला सवाल ये है कि क्या वाकई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार है? मेरा ख्याल ये है कि ये वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं। किसी न किसी टॉक शो में भी जा सकते हैं, किसी न किसी एंकर को ये इंटरव्यू भी दे सकते हैं, और फिर ये ओपन फ़रह हबीब की तरह ये कौम से खिताब भी कर सकते हैं, और इस खिताब में ये सियासत से दस्तबरदार होने के बजाय ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे, और ये दोनों इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में अब पार्क होने वाले हैं। और इसके साथ साथ ज़ुबैर नियाज़ी साहब, जिनका कल हमने जिक्र किया था कि उनके खिलाफ एक शख्स गिरफ्तार हो गया है जिसने कोर कमांडर हाउस को सबसे पहले आग लगाई थी। अब वो नियाज़ी साहब जो हैं वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हैं और अपने जराइम मानने के लिए भी तैयार हैं, और साथ साथ वो ये मानने के लिए तैयार हैं कि हमने जो कुछ किया था इमरान खान साहब के कहने पे किया था। तो 3 मेन इंटरव्यूज़ या 3 मेन प्रेस टॉक्स जो हैं वो तैयार पड़ी हुई हैं, और जब ये निकलेंगी तो 2 तो ज़ाहिर इमरान खान साहब का साथ छोड़ देंगे, और जो तीसरे हैं वो इमरान खान साहब के गले पड़ जाएंगे। तो आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के लिए दिन मज़ीद मुश्किल होते हुए नज़र आ रहे हैं।